अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ताहिर हुसैन जब्देवी साहब। जब्देवी साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले जब हम जम्मू कश्मीर स्टेट में हुआ करता था उस वक्त जो है जो फाइनेंशियल ट्रांजिशन से और उसके बाद से जो फाइनेंशियल फंड्स एलोकेशन से वो स्टेट से हुआ करता था। अब जो यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, तो अब किस तरह की जो मैनेजमेंट रहेगा फ़ंड एलोकेशन को लेके, फ़ंड ट्रांजिशन को लेके सर? साहब इसमें ऐसा है, जब से 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बाद यहाँ पर जितने भी जो फाइनेंशियल मैटर्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से होंगे। जनरल फाइनेंशियल रूल लागू होगा। पहले यहाँ पर हमारे स्टेट के रूल्स लागू हुआ करते थे। अब आगे जितने भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा वो सारे जो है भारत सरकार में जो रूल लागू होता है उसी हिसाब से हमें आगे चलना पड़ेगा। तो इस ज़माने में हमें यहाँ पर रिसेंटली मुझे एलजी साहब ने ऑर्डर भी दे दिया कि आप जाके दोनों कौंसल को अवेयरनेस दे दो। तो परसों हमारा यहाँ पर सीसी साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान और बाकी यहाँ पर काउंसलर साहिबान भी थे, उनके साथ भी हमारा एक बड़ा अच्छा डिलीवरेशंस भी रहा है और उनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हमने दे दिया है कि भाई आगे हमारे जो फंड्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वगैरह किस तरह से होंगे। तो आपने कहा कि अभी आपने दोनों ज़िले के जो हिल काउंसिल से बात की है, तो अभी जो फ़ंड एलोकेशन है, फ़ंड जो का जो रिलीज़ है वो किस तरह से किया जाएगा? ऐसा साहब पहले ऐसा होता था, पहले हमें जितने भी लद्दाख के लिए ले और करगिल के लिए जो फंड्स आते थे वो जम्मू कश्मीर से आते थे और वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू कश्मीर से आते थे। और उसमें जो मैकेनिज़्म था वो बीम्स का मैकेनिज़्म था, ऑनलाइन वो ट्रांसफ़र करते थे, मगर हमें किटी जो है JNK का किटी यूज़ करते थे। अब जब से हमें 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद अब हमारे जो फंडिंग प्रोसीजर है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा और हम इस वक्त कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है वो हम यूटिलाइज़ कर रहा है। और उसमें फ़र्क ये है, इस वक्त 1 अप्रैल से हमने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिससे PFMS भी कहते हैं वो सिस्टम लागू किया है। तो अभी क्या होता है, जैसे हमारा बजट जो ही बना पार्लियामेंट में, हमारा यूटी लद्दाख का बजट बाकी यूनियन टेरिटरीज के साथ हमारा बजट भी अप्रूव हो गया। तो हमें सारा पैसा जो इस साल का हमारा तकरीबन 5-6 हज़ार करोड़ हमारा पूरा बजट है, हमारे पास सारे के सारे बजट इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। तो पहले क्या होता था, ट्रेजरीज में पैसा नहीं होते थे, कैश का सिस्टम रहता था, फिर ट्रेजरी में लायबिलिटी पहले क्लेम करना पड़ता था। अब ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ये टोटली ऑनलाइन है। PFMS में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, बिल जनरेट करेंगे DDO, तो सीधा जाके अभी ट्रेजरीज को हमने POs में कन्वर्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। वहाँ पर PFMS जब सिस्टम अभी फुल्ली जब ये लागू हो जाएगा तो पूरा ट्रेजरी मैकेनिज़्म पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि सीधा डायरेक्टली हमने JNK बैंक के साथ टाइप किया है, चाहे कैश हो या ना हो, ज़ीरो बैलेंस पर JNK बैंक हमें पेमेंट कर देंगे। और शाम को RBI के साथ JNK बैंक अपना वो अकाउंट टैली करके वहाँ से JNK बैंक को रिकूप हो जाएगा पैसा। तो इसी तरह से फंड्स का सिलसिला जो है चलता रहेगा। और हमारे पास इस वक्त सिर्फ ये है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोसीजर्स है, जो रूल्स है, उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, पहले यहाँ पर हमारे यहाँ टेंडर्स वगैरह होते थे, उसमें टेक्निकल सेंक्शन के बगैर यहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होते थे, उस पर काम हो जाता था। या कभी ऐसे भी या कोई ऑफिसर्स होंगे वो प्रोसीजर्स के बगैर अलॉटमेंट्स वर्क्स करते थे, तो उनको बाद में पेमेंट वगैरह मिलने में दिक्कत हो जाता था। अब आगे ऐसा है कि सबसे पहले हमें ये करना है कि एनुअल एक्शन प्लान जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अभी बना रहा है, कुछ हद तक बन चुके भी है। तो जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाएगा, एनुअल एक्शन प्लान अप्रूव नहीं हो जाएगा, तब तक कोई भी काम शुरू नहीं कर सकता है। उसमें भी स्टेप अप है, एक एक करके स्टेप है। सबसे पहले एनुअल एक्शन प्लान को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव करना है कि हमने कौन सा वर्क्स प्रोग्राम हमने रखा है। इसका मतलब एक किस्म का इसको एक्सपेंडिचर सेंक्शन भी कहते हैं और गो हेड सिग्नल भी कहते हैं। उसके बाद फिर टेक्निकल सेंक्शन करना है, टेक्निकली एस्टिमेट्स करके DPR तैयार करके उसको टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह उनसे वेट करवाना है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स होते हैं, उसमें फिर देखते हैं कि भाई टेक्निकल सेंक्शन जो दिया है डिपार्टमेंट ने, इंजीनियरिंग विंग ने दिया है, वो डिपार्टमेंट की स्पेसिमेन के हिसाब से, उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
ये जो DPR बना, ये डिज़ाइन बना है, ये ड्राइंग बना है, ये सही है या नहीं है। फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद फिर टेंडर करना है। फिर टेंडर की जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके फिर वर्क्स को अलॉटमेंट करना है। इसमें इसके अलावा एक और भी है, अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के भी गाइडलाइंस है, भाई टेंडर्स किस तरह करते हैं, फिर कंपटीशन किस तरह होगा। जब तक ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेगा, आगे जाके कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो या कोई अगर काम करेंगे, अगर करोड़ों का उसने काम किया होगा या इंजीनियरिंग ने किसी को अलॉटमेंट दिया होगा, तो उसको किसी भी लेवल पर पेमेंट भी नहीं हो जाएगा और फिर पेनल एक्शन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस तरह से पहले स्टेट के जो प्रोसीजर के हिसाब से, स्टेट लॉज के हिसाब से हुआ करता था, तो अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉज है वो टेक्निकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अब जो है पहले से क्या अब रिलैक्सेशन मिल सकते हैं फंड्स एलोकेशंस में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो एक सिस्टमेटिक वे से ये जो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये सिस्टम अगर स्ट्रीमलाइन पर हमें किसी भी सूरत में हमें लाना पड़ेगा। जो ही अगर ये सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा तो फंडिंग में और फंड्स रिलीज़ करने में कोई भी किसी को भी परेशानी नहीं होगा। जब ये सारा सिस्टम काम करने से पहले इंजीनियरिंग विंग्स और बाकी जो सरकारी जो अमले हैं, हमारे ऑफिसर साहिबान है, इसको फॉलो करेगा तो उसमें फिर फंडिंग का कोई मामला नहीं रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। जितना हम पैसा यूटिलाइज़ करेंगे, जितना हम सही तरीके से फंड्स यूटिलाइज़ करेंगे, उतना हमें आगे फंडिंग फ्लो आते रहेंगे। तो सर साथ ही साथ अगर आप इस हवाले से लोगों के लिए, ख़ासकर जो एम्प्लॉयज़ हैं अकाउंट और ट्रेजरी सेक्शन में काम करते हैं और फाइनेंस सेक्शन में काम कर उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़। नहीं, उनमें ऐसा है जो हमारे जितने भी यहाँ फाइनेंस फेटर्निटी के ऑफिसर साहिबान हैं या बाकी छोटे मुलाजिम हैं, इनको दिल्ली में भी हमने 1-2 बार इसका सारा मैकेनिज़्म का, सिस्टम्स का हमने ट्रेनिंग भी दिया हुआ है। दिल्ली में भी दिया, यहाँ भी दिया है। तो वो लोग बिल्कुल वेल वर्सेड है इस मामले में। तो काफ़ी ऊपर से हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस संपल साहब का भी इंस्ट्रक्शन है कि स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करने के लिए, और हमारे एडवाइज़र साहब का भी है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली जितना भी GFR है, बाकी गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स है, उसको फॉलो करने के लिए ये हमने हमारे तरफ से बिल्कुल फाइनेंस के सभी मुलाजिमों को हमने जानकारी दी है। इसके अलावा आज हमने कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स भी आए हैं। इसके अलावा यहाँ के इंजीनियरिंग विंग के सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो उनके साथ भी मेरा आज बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। तो उनको भी ये सारा अवेयरनेस हमने दे दिया है कि अब पहले की तरह सारा काम का वो प्रोसीजर से वो हमें अब भूल जाना चाहिए, कि उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो आगे फिर पेमेंट करने में दिक्कत होगी। इसाक साहब, इसके अलावा आगे जब हमारा जो काम एग्जीक्यूट करने के जब बारी आएगा, उसमें सबसे पहले ऐसा करना होगा कि काम शुरू करने से पहले एक फ़ोटोग्राफी वहाँ पर उनको लेना होगा। उसके बाद काम करने के बीच ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स, जिस वक्त काम अभी बिल्कुल ज़ोर चल रहा होगा, उस वक्त एक फ़ोटोग्राफ लेना होगा। और कंप्लीशन स्टेज पे जब लास्ट बन गया उस वक्त एक फ़ोटोग्राफ लेना होगा। इससे पूरा पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर पहले कोई काम, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट, कोई काम नहीं चल रहा था, अब यहाँ पर ये स्टार्ट किया है तो इसका स्टेज यहाँ पहुँच गया और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद GFR के रूल के हिसाब से ऐसा है, जब लास्ट में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होंगे, जैसे PWD होंगे, यहाँ एक्शन साहब होंगे, उसको पर्सनली सर्टिफाई करना होगा कि ये काम मैंने किया है और मेरे सुपरविजन में किया है और बिल्कुल मैं इस काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और ये इसमें जितना भी मटेरियल कंपोनेंट जो भी एज़ पर द शेड्यूल होगा वो सारा इसमें यूटिलाइज़ करके बिल्कुल उसको सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद फिर आगे जाके लास्ट में उस बिल पर वो बिल पास होगा, फिर पेमेंट होगा। तो इसमें ये बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। अगर किसी ने इसमें कुछ ख़राबी की या काम में कमी पेशी लाया या काम अच्छी तरह से नहीं किया या पूरा कोरल प्रोसीजर पूरा नहीं किया या CVC गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो उस वक़्त उनके लिए बिल्कुल पेमेंट करना नामुमकिन होगा। तो सर जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रैक्टिकली देखा जाएगा। इससे पहले जो कहीं ना कहीं एक गैप हुआ करता था और जो काम करते थे ग्राउंड जीरो पे, कहीं जगहों पे काम बेहतरीन अंदाज में अच्छे से करते हुए नज़र नहीं आ रहा था, अब वो चीज़ें नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम पूरा होगा। बिल्कुल, आगे एक तो ऐसा होगा, एक तो कहीं अगर नॉन एग्जिस्टेंट ऐसा कुछ अगर देखा जाएगा उसको तो बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं जगह पर सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया या काम सही तरीके से नहीं हुआ तो उनको भी फिर विजिलेंस नेट में भी आने का चांस है। फिर उनके लिए ऑफिसर उनके लिए भी या जो भी हो उसमें इन्वॉल्व हो, उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा।
और सर जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया है सर, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, तो ओवरऑल जब जो काम चल रहा होगा उस वक्त जो सेंटर विजिलेंस कमेटी है उसका ऑब्जर्वेशन रहेगा? नहीं, इसमें ऐसा है इसाक साहब, जो विजिलेंस कमीशन तो वैसे भी वॉच करते रहते हैं हर जगह, पूरा ओवरऑल इंडिया में हर जगह जहाँ भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स होगा वहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वॉच रहता है। इसके अलावा भी अभी ऑडिट टीम भी आएंगे, फिर परफॉर्मेंस ऑडिट भी होंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट में ऐसा देखेंगे कि भाई इस डिपार्टमेंट में इस साल कितना, 2-3 साल में कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा कितना दे दिया, तो उस पैसे का आउटपुट कितना रहा है। वो परफॉर्मेंस ऑडिट में भी अगर शॉर्टफॉल रहेगा तो उसमें अगर इरेगुलरिटीज पाया जाएगा, वो फिर CAG के रिपोर्ट्स बनेगा। जब CAG का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अगर ये प्रिंटेड पैरा बनेगा, जब ये रिपोर्ट्स बनेगा, तो फिर उन पैरा को फिर ड्रॉप करना, फिर आगे जाके ये सारे प्रोसेस पार्लियामेंट में भी इन पर फिर डिस्कशन होता है, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चला जाता है, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ बन जाता है। तो इसलिए हमें इस वक्त शुरू से ही हमें जितने भी जो रूल है, जो प्रोसीजर है, जो उनको हमें अडॉप्ट अगर हम करेंगे तो हमें उसमें बिल्कुल आसानी से हमारा सारा काम और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है हमारा आगे भी बहुत स्मूथली हमारा चलता रहेगा। तो सर साथ ही साथ आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी डायरेक्टर हैं, और लॉकडाउन के चलते जिस तरह से पूरे देश में अब जो लॉकडाउन का तीसरा फेज़ है वो शुरू हुआ है, और अगर हम यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करें, कुछ हद तक जो नरेगा की बात करें या PMEY की बात करें, उनमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो इस हवाले से सोशल डिस्टेंसिंग को, क्योंकि दूर दराज इलाकों में, रूरल इलाके में जो इस वक्त काम जारी है वहाँ पर नरेगा के, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करते हुए काम जारी रखने के लिए किस तरह की जो नीति आपने अपनाई? साहब इसमें ऐसा है, जैसे हमारे सेक्रेटरी RDD स्वागत साहब ने सभी अफसरों को डायरेक्शन भी दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन निकाला है उसमें यह कहा गया है कि नरेगा का काम जो है ये सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके नरेगा का काम कर सकता है। इसी सिलसिले में हमने बिल्कुल यहाँ पर 2020-21 के जो जितने भी वर्क्स प्रोग्राम्स नरेगा का रखा है वो हर एक गाँव में, हर एक पंचायत लेवल पर हमारा चल रहा है। और आज की दौर में खुसूसन आजकल खेती बाड़ी का यहाँ वो सिलसिला शुरू हो चुका है, इसलिए जो नदी नालियाँ हैं उनमें डिसिल्टिंग वगैरह का काम बिल्कुल शद्दोमत से चल रहा है। इसमें यही डायरेक्शन पास किया गया है हायर अथॉरिटीज़ ने भी, और मैंने भी यहाँ अपने नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसरों को बताया गया है कि एक तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूसरा वर्क साइट्स पर पानी बिल्कुल साफ़ पानी रखना है, वहाँ पर साबुन रखना है और सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करना है। तो यही सिलसिला चलता है। तो BDO साहब और बाकी ACT भी यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, और करगिल में हर गांव में, हर पंचायत हल्का में नरेगा का काम बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। जो दूर दराज इलाके में जो नरेगा के काम कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, इसमें ऐसा है, जो महात्मा गांधी नरेगा का जो काम स्कीम है, ये एक किस्म का बिल्कुल देहात में गाँव के लोगों के तरक्की के लिए, उनकी बिल्कुल खुशहाली के लिए ये एक बहुत बड़ा ही मुफीद स्कीम है। इस स्कीम से लोग इस्तेफ़ादा इस तरह से उठा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये एक किस्म का चश्मा है। इसमें फंडिंग का फ़्लो जो है बिल्कुल कमी नहीं है, और जितने भी इसमें वेजेस वगैरह पैसा आते हैं, बीच में कहीं मिडलमैन का ख़तरा नहीं होता है। डायरेक्टली बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही, वहाँ से ही इनके अकाउंट में डायरेक्टली जो ही इनका काम यहाँ मुकम्मल हो जाता है, नीचे लेवल से एस्टिमेट्स बन के फिर लास्ट में फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है BDOs के पास आता है। ये सारा सिस्टम अभी ऑनलाइन है, जबकि अभी इस वक्त अभी नया एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसको GIS प्लानिंग कहते हैं। GIS प्लानिंग में ऐसा होता है, जैसे एक पंचायत हल्का होगा, उसका बाज़ाब्ता सर्कल बना के होता है। तो उस सर्कल में फिर हम दिल्ली में भी बैठकर, लेह में भी बैठकर, या यहाँ हेडक्वार्टर में बैठकर देख सकते हैं कि इस हल्के में कौन कौन सा काम जो है चल रहा है और कहाँ कहाँ कितना इनका प्रोग्रेस हुआ है। तो इस तरह से ये सारा अभी ह्यूमन जो इंटरवेंशन जो है, इसको ऑलमोस्ट रूरल डेवलपमेंट में खासकर नरेगा सिस्टम में ऑलमोस्ट ख़त्म किया हुआ है। तो ये बहुत ही फ़ायदा है लोगों के लिए। लोग अपने लिहाज से अपने रिसोर्सेज को, और यहाँ खासकर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और भी हम आगे इस स्कीम से फ़ायदा ले सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ताहिर हुसैन जब्दवी साहब, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद से फ़ंड एलोकेशन और ट्रांजिशन के बारे में विस्तार से हमारे साथ बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए नए अपडेट्स के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मोहम्मद इसाक, करगिल, लद्दाख।